यामिनी चतुर नजरों से युग को देखते हुए कहती है मतलब यामिनी की खूबसूरती का जादू चल गया। युग बिचकते हुए कहता है, क्या कहा तुमने यामिनी? मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं, जरा यहाँ पर तो आइए मेरे पास। बड़े दूर दूर भागते रहते हैं जब देखो। मुझ में क्या कांटे लगे हुए हैं युग बाबू? युग यामिनी की बात का कुछ जवाब नहीं देता है, क्योंकि उसे पता था कि यामिनी मजाक करती रहती है। इसलिए वो चुपचाप अपने कदम यामिनी की तरफ बढ़ाने लग जाता है। युग यामिनी के पास जाकर उससे पूछता है, तुमने आज मछली की दुकान क्यों नहीं लगाई? मैं कुछ देर पहले यहीं से तो निकला था, तुम मुझे दिखी नहीं। अरे युग बाबू, कैसे दुकान लगाती? दुकान लगाने के लिए मछली भी तो होना चाहिए ना। कल रात मछलियां जाल में फंसी ही नहीं। फंसती भी कैसे? मैं आपके पास जो आ गई थी आपसे मिलने के लिए, इसी चक्कर में जाल लगाना भूल गई। आपको पता है आपके कारण बाबा की कितनी डांट खानी पड़ी मुझे? युग यामिनी पर शक करते हुए पूछता है, कल रात से याद आया, कल जब अभिमन्यु आया था तो तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी? मैं उससे तुम्हें मिलाने वाला था। यामिनी धीरे से कहती है, मैं वहां से भाग गई थी। युग हैरानी के साथ पूछता है, भाग गई थी? पर क्यों? भागती नहीं तो क्या करती? मैं बेचारी अबला नारी वहां पर क्या करती? आपके दोस्त कितना पीकर आए थे। आप तो मेरे साथ कुछ नहीं करते, पर आपके वो दोस्त कर देते तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचती ना। इसीलिए मैं मौका देखते ही वहां से भाग गई थी। युग को यामिनी की बात ठीक लगती है, इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है। पर तभी उसके दिमाग में एक और बात आती है और वो यामिनी से पूछता है, अरे आज तो गांव में मीटिंग रखी गई है ना, तुम उस मीटिंग में नहीं गई? उस मीटिंग में तो सबका जाना बहुत जरूरी है ना। युग बाबू, यामिनी से मीटिंग है, मीटिंग से यामिनी नहीं है। युग अजीब सा मुंह बनाते हुए पूछता है, मतलब ये कि अगर युग बाबू मैं मीटिंग में चली जाती तो मछलियां कौन पकड़ता? ये गांव वालों का क्या है, ये तो जब देखो किसी भी बात पर मीटिंग रख देते हैं। इन्हें तो बैठे बिठाए पैसे मिलते हैं ना, और मुझे तो खुद का पेट भी पालना है और साथ में अपने बाबा का भी पालना है। आप ही बताइए, इस बात पर भी भला कोई मीटिंग रखता है कि क्या वांगला त्योहार मनाना है या नहीं? अब वो तो यक्षिणी के ऊपर है, वो वांगला त्योहार इन्हें मनाने देना चाहती है या फिर नहीं। युग यामिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है यामिनी, ये साल यक्षिणी वांगला त्योहार मनाने देगी या फिर नहीं? यामिनी धीरे से जवाब देती है, आप क्या चाहते हैं युग बाबू? आप वांगला त्योहार मनाना चाहते हैं या नहीं? अगर आप मनाना चाहते हैं तो मैं यक्षिणी से बोल दूंगी कि कुछ ना करे, सबको खुशी खुशी वांगला त्योहार मनाने दे। युग हैरानी के साथ यामिनी को घूरने लग जाता है और मन ही मन सोचने लग जाता है कि यामिनी क्या बोल रही है। यामिनी हंसते हुए कहती है क्या युग बाबू, आप तो ना जरा जरा सी बात पर सीरियस हो जाते हैं, मजाक भी नहीं समझते हैं। यक्षिणी कोई मेरी दोस्त थोड़ी है कि मुझे पता होगा कि वो गांव वालों को वांगला त्योहार मनाने देगी या फिर नहीं। अब वो तो आने वाले कुछ दिनों में ही पता चलेगा कि यक्षिणी क्या चाहती है। युग अभी भी यामिनी की ही आंखों में देखे जा रहा था। यामिनी ये बात नोटिस कर लेती है और युग को टोकते हुए कहती है, अरे ऐसे क्या देख रहे हैं मेरी आंखों में? मेरी आंखें क्या आपकी वो एक्स गर्लफ्रेंड, क्या नाम बताया था आपने? हाँ शालिनी, उससे खूबसूरत है क्या? युग के मन में तो आता है कि वो यामिनी से बोले कि यामिनी की आंखें शालिनी की तरह खूबसूरत नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, पर वो कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप खड़ा रहता है। यामिनी ही शर्माते हुए कहती है मुझे पता था युग बाबू, मेरी आंखें आपकी वो शालिनी की तरह खूबसूरत नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। युग बिचकते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता मैं यही सोच रहा था? यामिनी धीरे से कहती है, आपको एक राज की बात बताऊं, मुझे मन पढ़ना भी आता है। मैं इंसान को देखते ही समझ जाती हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। यामिनी बात को पलटते हुए कहती है, चलिए ये सब छोड़िए, ये बातें तो बाद में होती रहेंगी। आपको ऑर्गेनिक खेती के स्टार्टअप शुरू करने के पहले गांव घूमना था ना, चलिए घुमा कर लाती हूँ। युग शॉक्ड होते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ऑर्गेनिक खेती का स्टार्टअप खोलना है और उसके लिए गाँव घूमना है? यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे युग बाबू, उसी दिन तो आपने मुझे बताई थी ये बात, कहा था कि आप स्टार्टअप के लिए ही बैंगलोर छोड़कर गांव आए हैं, और यक्षिणी को ताने भी तो दे रहे थे, कह रहे थे क्या करने आया था और क्या कर रहा हूँ। आपके स्टार्टअप के बीच में यक्षिणी आ गई, पर देखा जाए तो यक्षिणी आपके स्टार्टअप के बीच में नहीं आई है, बल्कि आप उसके बीच में आ रहे हैं। आप ही बताइए, आप इतने दिनों से उस ग्रेवयार्ड कोठी में रह रहे हैं, तो उसने आपको कुछ किया क्या? कुछ नुकसान पहुंचाया? युग धीरे से कहता है, नहीं किया, कुछ नहीं किया। वही तो, आप यक्षिणी के अभिशाप के बीच में मत आइए।
यक्षिणी आपके स्टार्टअप के बीच में नहीं आएगी। यामिनी, मुझे वही तो पता करना है कि आखिर वो अभिशाप है क्या जिसके कारण वो ये सब कर रही है। मैं तो उसे ही मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। युग बाबू, यक्षिणी को उसके अभिशाप से कोई मुक्ति नहीं दिला सकता, समझे आप? इसलिए बेहतर यही होगा कि यक्षिणी के अभिशाप के बारे में पता करना छोड़ दीजिए। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ आपको, पर आप हैं कि जिद पकड़ कर बैठे हुए हैं। कहीं आप ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे हैं ना क्योंकि यक्षिणी ने आपके पापा को भी अपना शिकार बनाया था? यामिनी का सवाल सुनकर युग चुप हो जाता है। यामिनी फिर पूछती है, बोलिए युग बाबू, आप चुप क्यों हो गए? ये सब आप यक्षिणी से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए तो नहीं कर रहे? युग यामिनी की बात से इनकार करते हुए कहता है, नहीं यामिनी, ये सब तो मैं गांव वालों की भलाई के लिए कर रहा हूँ, वरना तुम भी जानती हो आने वाली अमावस्या को फिर यक्षिणी किसी मर्द को अपना शिकार बनाएगी और ये मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं उसके अभिशाप का पता लगाना चाहता हूँ और उसे इस अभिशाप से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। अभिशाप से याद आया, उस दिन तुम मुझे भक्षानर के बारे में कुछ बता रही थी। बताओ यामिनी, तुम मुझे भक्षानर के बारे में क्या बताने वाली थी? यामिनी अनजान बनते हुए कहती है, कौन भक्षानर युग बाबू? आप किस भक्षानर की बात कर रहे हैं? युग चिढ़ते हुए कहता है, यामिनी मजाक मत करो, अभी ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तुम उस दिन भक्षानर के बारे में बता रही थी ना, तभी अभिमन्यु आ गया था। अरे वही भक्षानर जिसने साधना करके यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर बुलाया था, उसके लोक से। मैं उसी भक्षानर के बारे में बात कर रहा हूँ। यामिनी कुछ याद करने का दिखावा करते हुए कहती है, अच्छा, आप उस भक्षानर की बात कर रहे हैं? युग यामिनी की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ वही भक्षानर। बताओ यामिनी, तुम मुझे उसके बारे में क्या बताने वाली थी उस दिन? यही तो बताने वाली थी युग बाबू जो अभी आपने बोला कि भक्षानर ने ही द्वापर युग के अंत में यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर बुलाया था। युग उदासी के साथ कहता है, क्या तुम मुझे यही बताने वाली थी? क्या तुम भक्षानर के बारे में कुछ नहीं जानती? तुम्हें नहीं पता वो कौन है, कहाँ से आया था और क्या चाहता था? नहीं युग बाबू, मुझे नहीं पता भक्षानर कौन था और वो क्या चाहता था। मुझे बस इतना पता है कि भक्षानर ने ही यक्षिणी को द्वापर युग के अंत में पृथ्वी लोक पर बुलाया था, और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नहीं यामिनी, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और ये झूठ तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है। यामिनी हंसते हुए कहती है, युग बाबू, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे आपसे झूठ बोलकर क्या मिलने वाला है? जितना मुझे यक्षिणी और भक्षानर के बारे में पता था वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। युग जानता था कि यामिनी भक्षानर के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर जानती थी, इसलिए वो नाटक करते हुए उदास होते हुए कहता है, मतलब तुम मेरी कुछ मदद नहीं कर सकती? नहीं युग बाबू, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकती। युग नजरें तिरछी करते हुए कहता है, फिर किस बात की दोस्ती यामिनी, जब तुम अपने दोस्त की ही मदद नहीं कर सकती? दोस्ती में तो लोग जान तक दे देते हैं, और तुम हो कि मुझे एक भक्षानर के बारे में कुछ नहीं बता सकती। यामिनी युग की ये चालाकी समझ जाती है और कहती है, युग बाबू, आप ना हर बार बस ऐसे ही मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते रहिए। पिछली बार भी आपने यही किया था मेरे साथ और यक्षिणी के बारे में जान लिया था। युग मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है, तो प्लीज इस बार भी भक्षानर के बारे में कुछ बता दो ना यामिनी, प्लीज देखो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे। युग का मासूम चेहरा देखकर यामिनी युग की बातों में आ जाती है और कहती है, युग बाबू, मुझे भक्षानर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि बाबा ने यक्षिणी और भक्षानर के बारे में इतना ही मुझे बताया था। पर जब मैंने उनसे ये बात पूछी थी कि भक्षानर कौन है, तो उन्होंने कहा था सौदाइनों को भक्षानर के बारे में सब कुछ पता होता है। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, अब ये सौदाइन क्या होती है? यामिनी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, सौदाइन क्या होती है, अगर ये सवाल आप गांव में किसी से भी पूछेंगे तो गांव का बच्चा बच्चा बता देगा, पर ये सौदाइनें कहाँ मिलेंगी ये आपको कोई नहीं बता पाएगा। युग हैरानी के साथ पूछता है, पर ऐसा क्यों? यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, कहते हैं ये सौदाइनें इंसानों के बीच में ही रहती हैं, उनसे घुल मिलकर पर उन्हीं के साथ रहते हुए टोने टोटके भी करती हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, और यदि इन्हें कोई टोने टोटके करते हुए देख लेता है या उन्हें पता चल जाता है कि वो सौदाइन है, तो सौदाइन अपने काले जादू की मदद से उन इंसानों को अधमरा कर देती हैं, या फिर ऐसा टोना करती हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता है, अपनी याददाश्त भूल जाता है। इसलिए आप बचकर रहिएगा इन सौदाइनों के चक्कर से। यामिनी अपने आसपास देखते हुए कहती है, अच्छा युग बाबू, अब मैं जाती हूँ। जाती हूँ? पर कहाँ? तुम तो मुझे गाँव घुमाने वाली थी ना। मैं आपको गाँव घुमाने वाली थी, पर अब नहीं युग बाबू,
अब मुझे शिकार करने जाना है। शिकार करने जाना है, पर किसका यामिनी? यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, वैसे शिकार तो मैं आपका करना चाहती हूँ युग बाबू, पर आप मुझे अपना शिकार करने कहाँ देंगे, इसलिए मछलियों का ही करना पड़ेगा। मैंने सोचा था आपको गांव घुमाऊंगी, पर आप तो यक्षिणी के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए हैं। मुझे नहीं लगता आपकी और मेरी ज्यादा जम पाएगी। युग यामिनी की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, अपना ध्यान रखिएगा युग बाबू, हो सकता है कि यक्षिणी का अगला शिकार आप ही हो, क्योंकि जो यक्षिणी को परेशान करता है या उसके रास्ते में आता है वो उसी को अपना शिकार बनाती है। कहीं ऐसा ना हो इस अमावस्या को आपका शिकार हो जाए। इतना कहकर यामिनी वहां से चली जाती है और युग कुछ नहीं कर पाता। उसका मन तो कर रहा था कि वो यामिनी को रोके और उससे बोले कि रुक जाओ, मुझे तुम्हारे साथ गांव की सैर करनी है, पर यह बात उसके दिल में कहीं दब कर रह जाती है। कई बार हमारे साथ ये होता है कि सामने वाले से हम कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कह नहीं पाते। इसलिए नहीं कि हमारे अंदर एटीट्यूड होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं होता कि शुरुआत कैसे करें। इस तरफ अभिमन्यु, कायर और कछुआ ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच गए थे और युग के आने का इंतजार कर रहे थे। अभिमन्यु और कायर सोफे पर बैठे हुए थे और कछुआ वहीं पर खड़े होकर अपना मोबाइल चला रहा था। कायर अभिमन्यु से पूछता है, यार ये युग अभी तक आया क्यों नहीं? ये तो मीटिंग में से हमसे पहले ही निकल गया था, अब तक तो इसे पहुंच जाना चाहिए था। अभिमन्यु युग की फिक्र करते हुए कहता है, हाँ यार, अभी तक तो इसे आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गया। इसका भी ना कुछ अता पता ही नहीं रहता, पता नहीं क्या क्या करते रहता है। ए कछुए, जरा ये युग को फोन करके तो पूछ कहाँ तक पहुंचा, अभी तक आया क्यों नहीं? कछुआ अपना मोबाइल चलाते हुए कहता है, अभी मैं जरूरी काम कर रहा हूँ, तुम लोग अपने मोबाइल से युग को फोन लगा लो। अभिमन्यु झट से कहता है, अरे मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा है, वरना मैं ही लगा देता, तुझसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। कायर कछुए पर भिनकते हुए कहता है, अभी कछुए तो इतना क्या भाव खा रहा है, लगा देना चुपचाप युग को फोन। और ऐसा क्या जरूरी काम कर रहा है जो युग को फोन नहीं लगा सकता? कहीं तू फेसबुक तो नहीं चला रहा और अभी तक यही तो चेक नहीं कर रहा कि तेरी वर्चस्विनी जी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी या नहीं? कछुआ नजरें टेढ़ी करते हुए कहता है, हाँ वही चेक कर रहा हूँ कि मेरी वर्चू ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी या नहीं। कायर चिढ़ते हुए कहता है, यार कछुए, तुझे कितनी बार समझाया कि वर्चस्विनी जी तेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करने वाली, पर तू हमारी बात सुनता क्यों नहीं है? ये पागलपन छोड़ क्यों नहीं देता? कछुआ मायूस होते हुए कहता है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? भला अपने प्यार को भी कोई छोड़ता है क्या? मैं अपनी वर्चू को पाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखना, मेरी वर्चू मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट जरूर एक्सेप्ट करेगी। कायर कछुए पर दबाव बनाते हुए कहता है, लिख के ले ले, वर्चस्विनी जी तेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करने वाली तो नहीं करने वाली, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। कहाँ वर्चस्विनी जी और कहाँ तू? कायर ने इतना कहा ही था कि तभी कछुआ अपना मोबाइल देखकर खुश हो जाता है और उचकते हुए कहता है, यस यस यस, मुझे पता था जरूर ऐसा ही होगा, थैंक्स भगवान, आज पूरे 10 नारियल चढ़ाऊंगा। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, क्या हुआ, तू इतना खुश क्यों हो रहा है? क्या बोल रहा था तू? वर्चस्विनी जी मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करने वाली? कछुआ अपना मोबाइल कायर को दिखाते हुए कहता है, ये देख, वर्चस्विनी जी ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। मैं कहता था ना तुमसे कि मेरी वर्चू भी मुझसे प्यार करती है, बस जाहिर नहीं करती। ये देखो, इसका जीता जागता सबूत तुम्हारे सामने है। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, अबे सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है, तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया हो। कछुआ अपने मोबाइल में वर्चस्विनी की प्रोफाइल ओपन करते हुए कहता है, अभी देखता हूँ मेरी वर्चू ने क्या क्या पोस्ट डाली है और उसे क्या क्या पसंद है। इस फेसबुक से इंसान के बारे में सब पता चल जाता है कि वो किस टाइप का है, यही इसकी खास बात है। कछुआ वर्चस्विनी के द्वारा अपलोड की गई पोस्ट देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है जिसमें वर्चस्विनी और एक बच्ची थी। कछुआ उस फोटो में लिखा कैप्शन पढ़ते हुए कहता है, मी एंड माई क्यूट डॉल। कायर मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए कहता है, अबे अनपढ़, वो डॉल नहीं लिखा है, डॉटर लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये बच्ची वर्चस्विनी जी की बेटी है। तेरी वर्चू शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है, समझा? कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या? कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? मेरी वर्चू शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है? अबे तूने गलत पढ़ लिया होगा, एक बार अच्छे से पढ़। अभिमन्यु कछुए का मोबाइल देखते हुए कहता है, हाँ यार, ये कायर ठीक कह रहा है। मोबाइल में जिस बच्ची को तू वर्चस्विनी जी के साथ देख रहा है वो वर्चस्विनी जी की बेटी है।
उन्होंने कैप्शन भी लिखा हुआ है, मैं और मेरी प्यारी बेटी। अब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये बच्ची वर्चस्विनी जी की बेटी ही है। कायर कछुए के मजे लेते हुए कहता है, अब एक कछुए, तेरी होने वाली पत्नी तो पहले ही शादीशुदा निकली, और तो और उसकी एक बच्ची भी है। वाह, इसे कहते हैं बड़े पैकेट के साथ छोटा पैकेट फ्री। बहुत बोल रहा था ना कि मैं अपनी वर्चू से शादी करूंगा, तो जा अब कर ले शादी। तुझे तो शादी के साथ गिफ्ट भी मिल रहा है, साथ में एक बेटी। कछुआ उदास होते हुए कहता है, यार यहाँ पर मेरा इतना अच्छा घर बसने वाला था जो एक पल में उजड़ गया, और तू है कि मेरे जले पर नमक छिड़क रहा है। दोस्त ऐसे होते हैं क्या, गम में हंसने वाले? हाँ यार, मैं हंस कहाँ रहा हूँ, मैं तो बस बोल रहा हूँ, और तू बुरा मत मान। जिस चीज पर हमारा हक नहीं होता है ना, उसे खोने पर हमें अफसोस नहीं होना चाहिए। वर्चस्विनी जी तेरी थी कब जो तुझे मिल जाती, वो तो पहले ही किसी और की हो चुकी है। कछुआ अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है, ठीक कहा तूने, मेरी वर्चू पहले ही किसी और की हो चुकी है। जरा देखूं तो वो कौन है जिसने मेरी वर्चू को मुझसे छीन लिया। इतना कहकर कछुआ अपने मोबाइल में वर्चस्विनी की फेसबुक प्रोफाइल फोटोज और पोस्ट चेक करने लग जाता है। जैसे जैसे कछुआ वर्चस्विनी की टाइमलाइन चेक करते जा रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे थे। कछुआ अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, अरे ये क्या, इसमें तो वर्चस्विनी जी के पति की एक भी फोटो नहीं है। ज्यादातर फोटो वर्चस्विनी जी की और उनकी बेटी की है। कायर फिर कछुए की टांग खींचते हुए कहता है, वाह बेटा, जैसे ही पता चला कि वर्चस्विनी जी की शादी हो गई है और उनकी बेटी भी है, सीधे मेरी वर्चू से वर्चस्विनी जी पर उतर आया। इसी को प्यार कहते हैं क्या? कछुआ कायर को टोकते हुए कहता है, यार कायर, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तुझे कुछ अजीब नहीं लगता कि वर्चस्विनी जी ने सबकी फोटो डाली है, सिर्फ अपने पति की फोटो को छोड़कर? अभिमन्यु कछुए की बात पर ध्यान देते हुए कहता है, अजीब तो है यार। देखा जाए तो अगर वर्चस्विनी जी को अपनी शादी और बच्ची के बारे में किसी को बताना ही नहीं था, तो वो अपनी बेटी की फोटो फेसबुक पर साथ में डालती ही नहीं। साथ में ये भी नहीं लिखती, मी एंड माई क्यूट डॉटर। कायर भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार, यदि बच्ची की फोटो डाली तो अपने पति की फोटो भी डालनी चाहिए थी वर्चस्विनी जी को। मैं तो शादी के बाद बिंदु को पहले ही बोल दूंगा कि तुम्हारी एक भी फोटो सिंगल अपलोड नहीं होना चाहिए, मेरे ही साथ होना चाहिए। कछुआ बीच में ही कायर को टोकते हुए कहता है, यार मुझे तो ना एक बहुत बड़ा झोल लगता है। अभिमन्यु और कायर दोनों एक साथ पूछते हैं, कैसा झोल? कछुआ धीरे से कहता है, जैसे कोई सी राज की बात बता रहा हो। यार मुझे तो लगता है ना, वर्चस्विनी जी ना अपने पति से प्यार नहीं करती होंगी, तभी तो उसकी एक भी फोटो नहीं डाली उन्होंने। एक और बात तुमने नोटिस की, इन सभी फोटो में वर्चस्विनी जी ने एक भी फोटो में मांग नहीं भरी है, ना ही मंगलसूत्र पहना है। और तुम दोनों को भी पता है कि हमारे हिंदू धर्म में सुहागिनों के लिए उनकी मांग और मंगलसूत्र ही सब कुछ होता है। कायर कछुए की बात से सहमत होते हुए कहता है, यार यदि देखा जाए तो इस कछुए की बात में दम तो है। आज ये बड़ा इंटेलिजेंट वाली बातें कर रहा है। सही कहते हैं, प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है, और इस कछुए को तो बदलना ही था। आखिर से प्यार में धोखा जो मिला है, धोखा भी अच्छे अच्छों को बदल देता है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार हो सकता है कि वर्चस्विनी जी की शादी हो गई हो, पर किसी कारणवश उनके और उनके पति के बीच ना बनी हो और डिवोर्स हो गया हो, और ये बच्ची वर्चस्विनी जी के पास ही रह रही हो। उन्होंने कोर्ट में बच्ची की कस्टडी ली हो। कछुआ खुश होते हुए कहता है, इसका मतलब मैं अभी भी अपनी वर्चू से शादी कर सकता हूँ। एक बच्ची हुई तो क्या हुआ, प्यार बच्चा बच्ची नहीं देखता, वो तो बस प्यार ही देखता है। कछुआ और अभिमन्यु बातें ही कर रहे थे कि तभी युग वहां पर आ जाता है। युग को देखते ही अभिमन्यु उससे पूछता है, अरे युग, तू आ गया? कहाँ रह गया था, और तुझे देर क्यों हो गई आने में? तुझे तो हमसे पहले पहुंच जाना चाहिए था। आखिर तू हमसे पहले जो निकला था। युग जवाब देता है, अरे इतने सारे सवाल, वो भी एक साथ, पहले मुझे जरा सांस तो लेने दे, फिर बताता हूँ क्या हुआ। इतना कहकर युग भी उन्हीं के साथ सोफे के ऊपर बैठ जाता है। युग के दोस्त उसे हैरानी के साथ घूरते रहते हैं। कुछ देर रुकने के बाद युग अभिमन्यु के सवालों के जवाब देना शुरू करता है। यार वो मुझे ना रास्ते में यामिनी मिल गई थी, तो उसी से बातें करने लग गया, वहीं पर देर हो गई थी। अभिमन्यु बौखलाहट के साथ कहता है, क्या कहा? यामिनी मिल गई थी और उससे बातें कर रहा था? पर हम तो उसी रास्ते से आ रहे हैं, हमें तो वो नहीं दिखी, ना ही तू दिखा वहां। युग अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, अरे मैं तो वहीं पर था, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, मस्ती करते हुए जा रहे होंगे ना रास्ते में। कछुआ अपनी भवें ऊपर नीचे करते हुए युग से पूछता है, वैसे क्या बातें कर रहा था यामिनी से? कहीं उसके साथ अपनी सेटिंग तो नहीं जमा रहा? फ्यूचर प्लानिंग तो नहीं चल रही तुम दोनों की? बड़ा नाम लेते रहता है उसका।
जब देखो उसी की बातें करता रहता है। युग कछुए की बात से इनकार करते हुए कहता है, नहीं कछुए, जैसा तू समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है। यामिनी और मैं बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कायर उसे बीच में टोकते हुए कहता है, बेटा प्यार की शुरुआत दोस्ती से ही तो होती है। पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार। पर हाँ, एक बात याद रखना, प्यार के बाद फिर दोस्ती कभी नहीं हो सकती, फिर सीधे ब्रेकअप ही होता है। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार कायर और कछुआ, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे और मुझे बोलने दो जो मैं बोलना चाहता हूँ। युग को चिढ़ते हुए देखकर कायर और कछुआ भीगी बिल्ली की तरह डरकर चुपचाप बैठ जाते हैं। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, यार यामिनी से ना मैं भक्षानर के बारे में बातें कर रहा था। मुझे लगा जिस तरह उसे यक्षिणी के बारे में बहुत कुछ पता था वैसे ही भक्षानर के बारे में भी पता होगा, पर उसे तो भक्षानर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। पर हाँ, उसने कहा था कि युग बाबू, यदि आपको भक्षानर के बारे में जानना है तो सौदाइनों से पूछो। सौदाइनों को भक्षानर के बारे में सब कुछ पता होता है। क्या तुम तीनों जानते हो सौदाइनों के बारे में कुछ, और ये कहाँ मिलेंगे हमें? युग की सारी बातें सुनकर कायर, कछुआ और अभिमन्यु तीनों हैरान परेशान हो गए थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वो तीनों युग को बस एकटक देखे जा रहे थे। युग अजीब सा मुंह बनाते हुए पूछता है, क्या हुआ? तुम तीनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो जैसे मैंने कुछ ऐसा पूछ लिया हो जो नहीं पूछना चाहिए था? आखिर कौन होती है सौदाइनी जिससे तुम डर रहे हो? यामिनी ने भी मुझे सौदाइनों के बारे में अच्छे से नहीं बताया। कायर फटाक से बोलता है, अरे सौदाइने वो होती हैं जो टोटका करती हैं। अभिमन्यु कायर की बात से डिसएग्री होते हुए कहता है, नहीं, तू गलत बोल रहा है। सौदाइने वो होती हैं जो टोना करती हैं। कायर अपनी बात पर कायम रहते हुए कहता है, अरे तो मैंने भी तो यही बोला ना। अभिमन्यु झट से कहता है, नहीं, तूने कहा सौदाइने वो होती हैं जो टोटका करती हैं। टोना और टोटका में बहुत फर्क होता है, समझा? कायर मुंह बनाते हुए कहता है, क्या फर्क होता है? मुझे तो दोनों ही एक जैसे लगते हैं। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार, मुझे भी ये टोना टोटका एक ही लगते हैं। अभिमन्यु कायर और कछुए को समझाते हुए कहता है, नहीं यार, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। मैं समझाता हूँ। ये जो टोना होता है ना, केवल किसी दूसरे का बुरा करने के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि जो टोटका होता है किसी अच्छे काम को साधने के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब टोना लक्ष्य को पाने का गलत तरीका है और टोटका लक्ष्य को हासिल करने का पवित्र तरीका है। युग अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहता है, मतलब टोना बुरे लोग करते हैं और टोटका अच्छे लोग? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हाँ युग, देख, टोने का प्रमुख लक्ष्य शत्रु हानि है जो किसी भी दुश्मन के लिए आजमाया जाता है। यानी एक ऐसा कार्य जो किसी की हानि की कामना से किया जाता है और उसके लिए कुछ पूर्व निश्चित रीति अपनाई जाती है जिससे भौतिक या आध्यात्मिक तौर से लक्षित व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। जबकि टोटके में स्वयं का हित रहता है, लेकिन किसी और का नुकसान कतई नहीं किया जाता है। यहाँ किसी के लिए बुरा नहीं सोचा जाता, सिर्फ अपने लिए अच्छा किया जाता है। अपने लिए अच्छा सोचने में ये ध्यान रखा जाता है कि किसी और को कोई नुकसान ना हो, जबकि टोना किया ही इसलिए जाता है कि किसी और को नुकसान, हानि और संकट दिया जाए। सभी लोग अभिमन्यु की बातें गौर से सुन रहे थे, एकटक नजर से उसी को देखते जा रहे थे। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, टोटके की शास्त्रीय विधि होती है जिसे सही ढंग से करने पर ही परिणाम हासिल होता है। टोने की कोई शास्त्रीय विधि नहीं होती है। टोटका दो बातों पर निर्भर करता है, पहला कि उसके लिए क्रिया विधि कौन सी अपनाई गई है और दूसरा कि इसके लिए किस भाषा में कौन से मंत्र का उपयोग किया गया है। एक और खास बात तुम्हें पता है, अगर टोटके में कोई भूल चूक या गलती हो गई तब भी कुछ नहीं होता, लेकिन यदि टोना करते हुए कोई भूल हो गई या गलती हो जाती है तो वो करने वाले पर पलटवार भी करती है। मतलब जो स्थिति आप अपने दुश्मन की करना चाह रहे थे वो आपकी खुद बन सकती है, इसलिए इसमें बहुत सावधानियां रखी जाती हैं। टोना करने वाले की जान को भी खतरा होता है। कछुआ अपना सिर खुजाते हुए कहता है, यार तेरी बातें समझ में तो आ रही हैं पर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इस टोने टोटके में क्या फर्क होता है। अभिमन्यु कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, तूने देखा होगा अक्सर दुकानों पर नींबू मिर्ची लगे टंगे हुए होते हैं। कछुआ झट से कहता है, हाँ देखा है, ये अपने गुप्ता जी की दुकान है ना, वो तो हर मंगलवार को अपनी दुकान में नींबू मिर्ची बांध कर टंगवाते हैं। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, यही टोटके का उदाहरण है। इसे इसलिए किया जाता है ताकि दुकान को किसी की नजर ना लगे। इसमें किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, इसलिए इसे टोटका कहा जाता है। और तूने बीच चौराहों पर नींबू, कपड़े और बड़े बड़े कद्दू पड़े हुए भी देखे होंगे जिसमें कुमकुम, चावल सब लगा होता है अमावस्या और अष्टमी के दिनों में। कछुआ याद करते हुए कहता है, हाँ देखे है ना।
अभिमन्यु कहना जारी रखता है, तुझे पता है, कहते हैं अगर चौराहों पर से इन चीजों को कोई लांघता है तो उसके ऊपर बुरी बला आ जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और भी बहुत कुछ बुरा होता है। उसके साथ इसे टोना कहा जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति का बुरा होता है, समझे? युग कहता है, हाँ समझ गया, मतलब सौदाइनें वो होती हैं जो अपने काम के लिए किसी का बुरा चाहती हैं, जो टोना करती हैं। अभिमन्यु फटाक से कहता है, हाँ बिल्कुल सही समझा तूने। और इतना ही नहीं, कहते हैं सौदाइनें जिस काम को करने का ठान लेती हैं उसे पूरा करके ही मानती हैं, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। मैंने सुना है कि पहले अपने गांव में भी कई सौदाइनें रहा करती थी जो टोना करती थी, पर गांव वालों ने मिलकर उन्हें भगा दिया था ताकि वो किसी का बुरा न कर पाए। युग झट से अभिमन्यु पर अगला सवाल दाग देता है, मतलब अब गांव में कोई सौदाइनें नहीं है? अभिमन्यु जवाब देता है, पता नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि कहते हैं जिस व्यक्ति ने भी सौदाइनों को देखा है फिर वो इस हालत में नहीं रहा कि किसी को बता पाए कि उसने सौदाइन को देखा है। मेरी बात मान, तो तू सौदाइनों के बारे में पता करने की अपने दिमाग से ये बात निकाल ही दे। कछुआ भी अभिमन्यु का साथ देते हुए डरते हुए कहता है, हाँ युग, अभिमन्यु ठीक कह रहा है, सौदाइनों का पता लगाना ठीक नहीं है। तुझे नहीं पता वो कितनी खतरनाक होती है, उनका बस चले तो वो कुछ भी कर सकती है। कुछ सौदाइन तो इतनी चालाक होती हैं कि झट से किसी भी चीज से आपको अपने वश में कर सकती है। युग हंसते हुए कहता है, तू तो मुझे इस तरह बता रहा है जैसे तू सौदाइनों को बहुत करीब से जानता है। युग की बात सुनकर कछुआ अपनी नजरें उससे चुराने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। युग ये बात नोटिस कर लेता है और कछुए पर शक करते हुए पूछता है, क्या हुआ कछुए, तू चुप क्यों हो गया? तू क्या सौदाइनों को सच में जानता है? पहले तो कछुआ युग की बात सुनकर घबरा जाता है, फिर बात को संभालते हुए कहता है, नहीं नहीं, भला मैं सौदाइनों को कैसे जानूंगा? मैं किसी सौदाइन को नहीं जानता। तुम लोग बैठो और बातें करो, मैं हल्का होकर आता हूँ। इतना कहकर कछुआ हड़बड़ाहट के साथ सोफे पर से उठता है और हल्का होने युग के कमरे की ओर जाने लग जाता है। कछुए का ये बर्ताव सभी को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आज से पहले उसे ऐसा बिहेव करते हुए किसी ने नहीं देखा था। सौदाइन का नाम सुनते ही वो सीरियस हो गया था। रात हो चुकी थी और रात के 10:30 बज रहे थे। रात जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी, दिलीप का डर भी बढ़ते जा रहा था। दिलीप एक काली शॉल ओढ़कर हवेली के बाहर खड़ा हुआ था ताकि कोई उसे पहचान न सके। दिलीप को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा था। दिलीप अपनी घड़ी में वक्त देखते हुए कहता है, 10:30 बज गए, ये सुदेश अभी तक आया क्यों नहीं? 12 बजे से पहले उस यक्षिणी को कैद करना है, वरना अगर उसकी ताकत बढ़ गई तो उसे कैद करने में मुश्किल हो जाएगी। कहीं उसका शिकार करने की जगह